Jai Hind everyone, welcome back to my YouTube channel Journey with Roots. I am Professor Captain Bhupinder in Department of Commerce, University of Delhi. अभी मैं थर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो अपनी न्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है रिगार्डिंग दी फाइनल अकाउंट्स ऑफ द नॉन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का। और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास के स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उनके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो पे हमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है फाइनल अकाउंट की, क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स बच्चों को पता होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। उसके बाद वेरियस परफॉर्मा जो होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, उसके परफॉर्मा के बारे में डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, भी क्लोजिंग एंट्रीज हमने पढ़ी थी, वो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया। और हमें पता है कि फाइनल काउंट में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो एडजस्टमेंट्स की जो ट्रीटमेंट बच्चों को आनी चाहिए। और वो ट्रीटमेंट सीखने के लिए हमने वीडियो नंबर 2 में स्टार्ट किया था और हमने अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास हमने एडजस्टमेंट वीडियो नंबर 2 में कवर करी थी। वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, 1 आवर 39 मिनट्स की हो गई थी, तो हमने उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। अब 10 एक एडजस्टमेंट्स और बची हुई हैं, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद आज वीडियो नंबर 3 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जो फाइनल एग्जामिनेशंस में आता है उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए कि स्टूडेंट अपना टाइम सेव कर सके, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और मैं जितना भी ये बच्चों को डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरी जो दो बुक्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास के, जो आपके सामने दिखाई दे रही है अमेजोन के वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। इनके बेसिस पे मैं ये सारा वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिक पर्पस क्या है इसको रिकॉर्डिंग का? एक ही पर्पस है, स्टूडेंट को ये पता चल जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि इस बुक में लिटरेचर क्या कहता है जब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए आप शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 3 में थोड़ी सी एडजस्टमेंट पड़ी है, इनकी ट्रीटमेंट डिस्कस करने के बाद फिर हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है आज अटेम्प्ट करेंगे वीडियो नंबर 3 में। टोटल 5 वीडियो हम इसमें रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये जो इस नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है फाइनल काउंट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो उसमें फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया, सेकंड वीडियो हमने बता दी, थर्ड वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फोर्थ वीडियो में हम पार्टनरशिप फर्म का फाइनल काउंट डिस्कस करेंगे, एंड फिफ्थ वीडियो में हम कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का फाइनल काउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमने लास्ट एग्जांपल तक डिस्कशन कर लिया था, यहाँ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है वो हमने लास्ट वीडियो नंबर 2 में कर दिया है। अब वीडियो नंबर 3 हम यहाँ से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? हेडिंग क्या है? अकाउंटिंग एरर इन ओमिशन। मतलब अगर कोई ट्रायल बैलेंस और बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एरर्स हो जाती हैं तो एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जब हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं उस समय उस एरर एंड ओमिशन की करेक्शन कैसे की जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाएगा, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं पहली क्या एरर हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड। मतलब हमने गुड्स सेल कर दिए, अब गुड्स सेल करने के बाद उसको बुक्स में लिखना ही हम भूल गए, तो ये हमारे से गलती हो गई है। तो इस गलती को फाइनल काउंट में जब एडजस्टमेंट में गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होगा, उसका मतलब क्या है कि इसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगी, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होगी, या बैलेंस शीट में होगी। क्योंकि अभी तक ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो इसको इसका डबल एंट्री सिस्टम इसमें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो इसका मिनिमम 2 एडजस्टमेंट्स होंगी इस सिचुएशंस में, राइट? तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट में अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो एडजस्टमेंट में ही उसका आंसर गिवन होता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड ओमिटेड टू रिकॉर्ड, तो जो हमने गलती करी है उस गलती को सुधार लेते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पशन और भी है कि अगर हमने उसको कैश में सेल किया कि क्रेडिट पे सेल किया है।
अगर कैश में सेल किया होता तो कैश बुक में उसकी एंट्री हो जानी थी, काउंटर में जो पैसा जमा होगा बिल हम जनरेट करेंगे तो वहां पे एंट्री हो जानी थी। तो हम ये मान के चलते हैं ये कौन से गुड्स हैं जिसको हमने भूल गया रिकॉर्ड करना, ये गुड्स हैं ऑन क्रेडिट पे जब हम सेल करते हैं। क्रेडिट पे सेल करते हैं तो इसका मतलब हम डेटर हम जनरेट करते हैं, डेटर्स को इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब है इस अकाउंटिंग एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, फाइनल एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम लिखेंगे ऐड टू द सेल, सेल में ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसमें ऐड कर देंगे, और एसेट में जो डेटर्स होंगे उसमें इसको ऐड कर देंगे, ये इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है गुड्स परचेज पर ओमिटेड टू रिकॉर्ड। अब इसका मतलब है हमने गुड्स परचेज किए हैं और हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अब क्वेश्चन है ये कौन सा परचेज होगा, कैश परचेज होगा कि क्रेडिट परचेज होगा। अगर कैश परचेज होगा तो हमने कैश जो पे किया होगा तो कैश बुक से एंट्री हो ही जाएगी। अगर बैंक से पे किया है तो बैंक में यूपीआई से ट्रांसफर किया है या हमने चेक से ट्रांसफर किया है तो वहां पे उसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री हो ही जाएगी। ओमिटेड टू रिकॉर्ड का मतलब है वी हैव परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने परचेज किया उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो इसके लिए तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ऐड टू द परचेज। अगर परचेज किया है, परचेज अभी तक इंक्रीज नहीं करी है तो अब इसको हम इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है ऐड टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का मतलब जिनके हमने पैसे देने होते हैं। अगर हमने परचेज किया है तो हमने क्रेडिट पे परचेज किया, अभी तक उसकी पेमेंट करनी है तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज कर देंगे, तो क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर देंगे, इससे एडजस्टमेंट से ट्रीटमेंट सही हो जाएगी। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉल बाय द ओनर बट नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब गुड्स हमने क्या किया है, विड्रॉल कर लिया ऑनर ने, और बिजनेस इसकी ट्रीटमेंट क्या करेगा, ओमिटेड टू रिकॉर्ड है, हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब भी हम गुड्स का रिगार्डिंग कुछ भी होगा, लॉस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्री सैंपल होगा, ड्राइंग होगा, तो पहली एडजस्टमेंट क्या होती है, परचेज में से माइनस करते हैं। तो हमने डायरेक्ट फॉर्म परचेज कर दिए जितने के हमने गुड्स हमने ऑनर ने लिए हैं। दूसरा ये ड्राइंग होगी है, तो ड्राइंग होगी है तो कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे एज ए ड्राइंग, ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल बट नो एंट्री वाज मेड। अब फ्री सैंपल में हमने दिए हैं, किसको दिए हैं, अपने जो नए कस्टमर हैं या अपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपने अपने कस्टमर को बोल दिया कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, फ्री सैंपल में आप यूज करिए। तो ये आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो इसकी आपने क्या करी है, नो एंट्री इज मेड, तो इसकी एंट्री नहीं करी है, तो इसको अब एंट्री कैसे करेंगे। गुड्स की बात हो रही है तो कहाँ से माइनस होगा, परचेज में से माइनस होगा, तो पहला है डायरेक्ट फॉर्म परचेज हो जाएगा। दूसरा है डेबिट साइड में शो कर देंगे, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में एज ए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट है purchase invoice recorded in the books of account but delivery of the goods not actually received by the end of the accounting period। मतलब बिल तो हमारे पास आ गया पर गुड्स अभी तक गोडाउन में पहुंचे नहीं है। तो और अब लास्ट लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है और अब हमें करना क्या है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करनी है, ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन का मतलब क्या है, अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं, बिल हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब है हम ये assumption लेके जा रहे हैं वो क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज नहीं है। राइट। तो क्रेडिट परचेज है तो इसका मतलब है जब इनवॉइस हमारे पास आया होगा तो हमने क्या किया होगा, हमने परचेज में एंट्री कर दी होगी, पेमेंट अभी तक करी नहीं है तो हमने क्रेडिटर में एंट्री कर दी होगी, क्रेडिटर इंक्रीज कर दिए और परचेज इंक्रीज कर दिया। अब क्योंकि गुड्स आए नहीं है तो हम इसको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में बुक्स क्लोज करने से पहले इसका झंझट ही खत्म कर देंगे, कैसे, दोनों चीजों में से माइनस कर देंगे इसको। तो देखिए इसकी ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे हुई है, डिडक्ट फ्रॉम परचेज एंड डिडक्ट फ्रॉम द क्रेडिटर। इस ऐसा करने से हमारे पास गुड्स नहीं आए तो ये बिल भी हमने एडजस्ट कर दिया, दिस इज द ट्रीटमेंट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये नई एडजस्टमेंट है, स्टूडेंट ने +1 +2 तक अभी तक इसको नहीं डिस्कस किया होता। तो चलो इसको पढ़ते हैं, क्या है ये, कह रहा है सेल ऑफ द गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस बट ट्रीटेड एज ए एक्चुअल सेल। और इसका एक और नाम होता है, ये देखो पहले इसको एग्जामिनर यहाँ तो ऐसे डाल देगा, यहाँ एग्जामिनर आपको इस तरह से डाल देगा। इसका मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको येलो में कर देते हैं। और नेक्स्ट पोर्शन है
sale of the goods on the sale return approval basis but reported as the actual sale before the approval. इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। देखिए एग्जामिनर इस तरह से ये एडजस्टमेंट आपको दे सकता है। ये क्या चीज होती है कि कई बारी हम जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनको हम जो अपना प्रोडक्ट है उसको एज ए भेज देते हैं कि आप हमने एक नया प्रोडक्ट ये लॉन्च किया है, आप इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप यस बोल देना, अदरवाइज अगर आपकी अच्छा नहीं लगेगा आप इस गुड्स को वापस कर देना। तो अब इसमें देखिए आपको तीन चीजें सीखनी पड़ेंगी इस कंसेप्ट को समझने के लिए। इसकी चार एडजस्टमेंट होंगी। अभी तक जितनी भी एडजस्टमेंट हम वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक आपने दो ही एडजस्टमेंट देखी है, पर इस केस में चार एडजस्टमेंट्स होंगे। देखिए इसको समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना पड़ेगा 1872, जो कि कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, सॉरी बिजनेस लॉ में आपके सिलेबस में भी है बीकॉम ऑनर फर्स्ट ईयर में। और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932। जब उसको पढ़ोगे और इसको पढ़ोगे और इसके साथ आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी अंडरस्टैंड करने के लिए, वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ये तीन चीजों को समझोगे तो ये एडजस्टमेंट आपको समझ आएगी। अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देती है और उसमें कंसंट्रेशन इंक्लूड करता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और हम अक्रूवल बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, तो अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स हुई है कि नहीं हुई है और हमने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए, इट इज इन मटेरियल। क्रेडिट पे तो हम गुड्स रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एक्चुअल सेल ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमने एक नया हमारे बिजनेस ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको दूसरे किसी कस्टमर को दे दिया है कि आप इसको यूज करना शुरू करो, अगर अच्छा लगेगा तो यस बोल देना, नहीं लगेगा तो हमें वापस कर देना। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है अब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। किस मोमेंट में हम ये मानेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इससे हमारी रेवेन्यू हो गई है और हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। वो कौन सी मोमेंट होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उस मोमेंट में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, बुक्स में लिखते हैं। तो इसका मतलब है जब तक दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस नहीं देगी, हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, हम बुक्स में नहीं लिख सकते हैं एज ए एक्चुअल सेल। हमारे अकाउंटेंट ने गलती ये कर दी है कि हमने गुड्स दिए हैं उसको, वो अभी तक वहां से ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसने एक्चुअल सेल मान लिया। तो इसका मतलब है एक्चुअल सेल मान के उसने क्या किया है, उसने सेल में इंक्रीज कर दिया है क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सेल, तो वहां पे उसने सेल को इंक्रीज कर दिया कि उसने उसको एक्चुअल सेल मान लिया है। और क्योंकि उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं तो डेटर्स में भी हमने क्या करा है, उसको इंक्रीज कर दिए होंगे एज ए क्रेडिट सेल मान के। तो अकाउंटेंट से गलती हो गई है कि उसने क्या किया है, सेल को भी इंक्रीज कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और डेटर्स को भी इंक्रीज कर दिया है। ये गलती हो गई है, ये एग्जामिनर कह रहा है। सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस बट ट्रीटेड एज ए एक्चुअल सेल, ये गलती हुई है, राइट। तो इस गलती को सुधारेंगे कैसे? तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स पता होना चाहिए, दूसरा आपको सेल प्राइस ऑफ द गुड्स पता होना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं कि कोई मिस्टर ए है, उसका हम फाइनल काउंट यहाँ पे बना रहे हैं। उसने एक प्रोडक्ट है जिसकी सेल प्राइस है 15,000 रुपीज है, उसने कस्टमर बी को सेल किया सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो सेल प्राइस कितना है, 15,000 रुपीज है। तो इसका मतलब है अब उसके अकाउंटेंट ने गलती कर दी, अभी तक अप्रूवल नहीं आई है और बुक्स क्लोज करनी है, और उसके अकाउंटेंट ने एजम्पशन लेके उसको क्लोज कर दिया, एक्चुअल सेल मान लिया। तो इसका मतलब क्या गलती कर दी अकाउंटेंट ने, 15,000 से गुड्स सेल इंक्रीज कर दिया, 15,000 से डेटर इंक्रीज कर दिया उसने। तो ये उसने गलती कर दी है। तो क्या उसको ऐसा करना चाहिए? आंसर है नॉट एट ऑल, AS 9 इज नॉट अलाउड इट।
वो कहता है जब तक कंसेंट नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर सकते, एक्चुअल रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अपनी बुक्स अकाउंट में। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सेल में से 15,000 माइनस कर देंगे और हम डेटर में से 15,000 माइनस कर देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा, यार आधा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन है, वो जो 15,000 के गुड्स हमने भेजे हैं अपने कस्टमर के पास, अब उसकी कॉस्टिंग कितनी है हमारी बुक्स अकाउंट में। कॉस्टिंग एग्जांपल ले लो, 12,000 रुपए की कॉस्टिंग है और उसको सेल प्राइस कितने हैं, 15,000 है। तो इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्या उस क्लोजिंग स्टॉक में वो 12,000 के वर्थ ऑफ गुड्स जो हमारे कस्टमर के पास बच पड़े हुए हैं, क्या उसमें इसको इंक्लूड किया है, तो आंसर है नॉट एट ऑल। क्लोजिंग स्टॉक में जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वो कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमारे गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक है उसकी काउंटिंग करके हमने इसको वहां लिख दिया है। पर जो गुड्स हमारे ग्राउंड में है ही नहीं है, कस्टमर के पास गए, अभी तक अप्रूवल आई नहीं है, अकाउंटिंग क्लोज करनी है, तो उसकी कॉस्टिंग है 12,000 रुपीज। इसका हमने अभी तक रिकॉर्डिंग लिया ही नहीं है। तो इसका मतलब है, अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स जो है उसको, जब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या होती है, जब एडजस्टमेंट में गिवन होता है दो जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, 12,000 रुपीज जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे एज ए स्टॉक विद कस्टमर विद द क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके फिर अमाउंट वाले कॉलम लिख देंगे। और 12,000 रुपीज स्टॉक विद कस्टमर हम कहाँ लिखेंगे, एसेट में लिखेंगे विद द क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब है इसकी चार एडजस्टमेंट होती है जब सेल और रिटर्न बेसिस पे हम गुड्स लिखा होता है और ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल गिवन होगा। तो इसकी चार एडजस्टमेंट होगी। ए एडजस्टमेंट होगी सेल प्राइस ऑफ द गुड्स, ये देखिए, सेल प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल इन द ट्रेडिंग अकाउंट। फिर लिखा हुआ है सेल प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटर इन द एसेट। फिर लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस द गुड्स विल बी शोन ऑन द credits at the trading account as a stock with customer with the closing stock, और cost price the goods will be shown in the asset as a stock with customer। ये चार एडजस्टमेंट होती है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है, इससे क्या होगा, ऐड टू द डेटर्स कर देंगे एसेट में और डिडक्ट फ्रॉम द बीआर इन द एसेट कर देंगे। तो ये इसकी सिंपल सी एडजस्टमेंट है। अब नेक्स्ट है गुड्स इन ट्रांजिट। दो सिचुएशन इसकी बताई गई है आपको। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा गुड्स है जो कि अभी रास्ते में ही है, हमारे पास पहुंचा नहीं है और अकाउंटिंग ईयर लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आ गई है, बुक्स हमें क्लोज करनी पड़ रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, गुड्स इन ट्रांजिट। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन क्या कहता है, इफ द इनवाइस if the invoice of the goods in transit is received and recorded in the purchase book will be adjusted as explained below। अगर हमारे पास बिल पहुंच चुका है कोरियर से और उस बिल पहुंचने के बाद हमने क्या किया है, परचेज बुक में एंट्री कर दी है और पर गुड्स अभी तक पहुंचे नहीं है, गुड्स अभी इन ट्रांजिट में ही है, तो उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट होगी, तो आज की ये ट्रीटमेंट होगी, द अमाउंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शुड बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एज ए गुड्स इन ट्रांजिट। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे, परचेज में से माइनस नहीं करेंगे। इज इट क्लियर। दूसरा क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट हमारा एक एसेट होता है जिसको एसेट में शो कर देंगे गुड्स इन ट्रांजिट, दैट इज द ट्रीटमेंट। ये कब होगा, जब परचेज हमने ऐड, परचेज में ऐड कर दिया है उसको, वो क्रेडिटर में भी ऐड कर दिया होगा क्योंकि अभी तक उसको पेमेंट दी है, बीइंग ए क्रेडिट परचेज हम इसको एग्जम्पशन लेके चल रहे हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ये क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा और एसेट में आ जाएगा, इससे हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन क्या है, इफ द इनवॉइस ऑफ गुड्स इज नॉट रिसीव्ड हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक देन इट विल बी एडजस्टेड एज एक्सप्लेन बिलो। अब हमारे पास बिल भी नहीं आया है तो परचेज में इसकी एंट्री भी नहीं करी है और ना ही हमने एंट्री कहाँ करी है इसकी, ना ही इसकी हमने कहीं भी इसकी ट्रीटमेंट नहीं करी है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शुड बी शोन इन द एसेट एज अ गुड्स इन ट्रांजिट। और नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शुड बी एडेड इन द क्रेडिटर इन द लायबिलिटी। तो इसको एसेट में शो कर देंगे और कहाँ शो कर देंगे, इसको 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 लाइबिलिटी में शो कर देंगे, क्रेडिटर में ऐड कर देंगे एज ए गुड्स इन ट्रांजिट और एसेट में इसको शो कर देंगे।
दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रायर आइटम एडजस्टमेंट। ये क्या मतलब है? ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जो AS5 ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, 2015 में इसको इनकॉर्पोरेट किया है पॉलिसी चेंजेस में। इसको मैं क्रक्स बता देता हूँ, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आप देखोगे, एक आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किया अपनी बुक में, उसमें आपको समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है। ये क्या चीज होती है कि हमें ये पता है क्रूअल बेसिस में हमने ये सीखा हुआ है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, उसमें सिर्फ उसी काउंटिंग पीरियड्स के जो गुड्स होते हैं उन्हीं का इम्पैक्ट या प्रॉफिट या आइटम्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनका इफेक्ट उसी काउंटिंग पीरियड में शो करना होता है। ये बेसिक फंडामेंटल हमने फॉलो किया है। पर यहाँ पे देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा है प्रायर पीरियड आइटम, मतलब कोई ऐसी आइटम जो इस करंट पीरियड से बिलोंग नहीं करती है, वो किसी प्रीवियस पीरियड से बिलोंग करती है, पर उसका इम्पैक्ट हम करंट ईयर के पीरियड में दिखाने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। तो ये आप प्लीज एक बार जब क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको क्लियर आएगा, इट इज अलाउड नाउ एज पर द AS5। नेक्स्ट है कंटीजेंट लाइबिलिटीज। कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि अभी अकर नहीं होती है पर फ्यूचर में हो सकती हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे को सीखना पड़ेगा AS1, जिसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं, ये है क्या है? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं आउटसाइडर्स को, बैंकर्स को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, ये इंफॉर्मेशन देती है, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टर बैंकर डिसीजन लेते हैं कि मेरे को इस कंपनी के साथ डील करना है कि नहीं करना है। ट्रू एंड फेयर पिक्चर देने के लिए अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे कि डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उसका डिस्क्लोजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में कहीं नहीं आती है, बैलेंस शीट के लास्ट में जब पूरे अकाउंट बन जाएंगे, तो टोटल करने के बाद, लास्ट क्लोज करने के बाद, लास्ट में फुट नोट में हम लिख देते हैं कि ये हमारा एक केस चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, और उसमें गवर्नमेंट ने हमसे 20 करोड़ रुपया मांगा हुआ है एज ए टैक्स लाइबिलिटी, पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो अभी तक वो केस की जजमेंट आएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में। अगर ये एडजस्टमेंट आपको गिवन है तो इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है, नीचे फुट नोट में लिख देना है कंटीजेंट लायबिलिटी, द कॉस्ट पेंडिंग रिगार्डिंग 20 लाख GST कैलकुलेशन, उसके विड्रॉल और समथिंग लाइक, उस तरह से आपने इसको लिख देना है वहां पे। तो ये इसके साथ ही हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर बीकॉम पास के स्टूडेंट्स के लिए, राइट, बेस्ड ऑन द माय दीज टू बुक, इन बुक्स में ये चैप्टर एक्सप्लेन किए गए उसके बेसिस पे। तो चलो अब पढ़ते हैं नया चीज की फाइनल टर्म में एडजस्टमेंट करने किन किन बातों का आपने ध्यान करना होता है, राइट। तो आपके सामने जो मैं केस स्टडी है, वो केस स्टडी नंबर 8 जो फाइनल काउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप अगर मेरा सिस्टम से फॉलो करेंगे तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, आपको कह रहा हूँ, उस 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप फाइनल काउंट की बैलेंस शीट मैच कर सकते हैं अगर इस सिस्टम को फॉलो करोगे। तो वही चीजें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, राइट। तो आप पेशेंसली सुनो कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अपना माइंड मेकअप कर लो कि जब मेरे को फाइनल काउंट करना है तो मेरे को क्या किस तरह से सेटअप सेट करना है, सो दैट मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैलेंस शीट मैच कर पाऊँ टाइम में विदाउट एनी एरर, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ये क्वेश्चन 2018 में 17 में आ भी चुका है बीकॉम ऑनर्स में। और बीकॉम ऑनर बीकॉम पास का फाइनल काउंट का स्टैंडर्ड सेम ही है, बीकॉम ऑनर पास में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंट में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, नीट में। अब क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इन आइटम्स को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आइटम हैं कितनी है, ये 15 से 20 आइटम्स होती है मैक्सिमम ट्रायल बैलेंस में, और मैक्सिमम 5 से 6 या 7 8 तक एडजस्टमेंट्स होती है, यही मैक्सिमम क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पे।
तो सबसे पहले इस ट्रायल बैलेंस को पढ़ना होता है, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इन एडजस्टमेंट को बड़े क्विकली रीड कर देना है। आपको आती है कि नहीं आती है वो इनमटेरियल है, आपने पहले रीड करके ये अंडरस्टैंड करना है कि किस किस आइटम में एडजस्टमेंट्स होनी है। जैसे पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की है, फिर क्या है परचेज की है, फिर क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की है, फिर क्या है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की है, फिर परचेज की है, फिर क्या है बैड डेब्ट की है, डेटर्स की है, फिर क्या है अशोक डेटर्स की है। ये एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है, तो इसका मतलब है इन एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद आप ये तो समझ गए हो कि किस किस आइटम में एडजस्टमेंट होनी है। तो आपको पता है परचेज में एडजस्टमेंट होनी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी में एडजस्टमेंट होनी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में एडजस्टमेंट होनी है, परचेज में होनी है, उसके बाद फर्नीचर में होनी है, उसके बाद डेटर्स में होनी है और डेटर्स में होनी है। आपको ये पता लग गया जिन जिन आइटम में एडजस्टमेंट होनी है उनको आप टिक कर लो। टिक करने का मतलब क्या है, जैसे ये फर्नीचर है, इसको छोटा सा यहाँ पे टिक कर लो, यहाँ पे हाईलाइट कर दो इसको कि इसमें एडजस्टमेंट है। जैसे परचेज यहाँ पे गिवन है, इस परचेज में इसको टिक कर लो कि इसमें एडजस्टमेंट है। ये टिक करने का मतलब क्या है कि आपको ये पता है कि इसको मेरे को एडजस्टमेंट करना है, इसमें एडजस्टमेंट होनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने क्वेश्चन, आपने इस तरह से जो आपका ये शीट होती है, क्वेश्चन शीट होती है, आपने यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस काउंट का अकाउंट बना लेना है, परफॉर्मा बना लेना है, और यहाँ पे पूरे पेज में बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपने बना लेना है। राइट, राइट। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मतलब एक जो बुक जो पेज है, यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस है, यहाँ बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेना है। परफॉर्मा में अपने बड़ी नीट एंड क्लीन अपने पेन पेंसिल लेके आराम से पेशेंस से परफॉर्मा बना लेना है, जिसमें कि पर्टिकुलर का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा, जो मैं पहले नीचे सोल्यूशन में आपको बता देता हूँ कैसा है। आपने इस तरह से परफॉर्मा बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट का पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ये टिक करने का मतलब क्या है, जिन आइटम में हमने टिक किया है इसका मतलब है इन आइटम को हम अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, इसको हम पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे जब हम लेजर कॉस्टिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस से इन तीनों अकाउंट में। और जिन आइटम में टिक नहीं किया है इसका मतलब है वो सीधी की सीधी हम अमाउंट वाले कॉलम में लेके दें कि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर। अब ये देखिए, ये एडजस्टमेंट्स आपको आती हैं कि नहीं आती है, इट इज इन मटेरियल। इसमें से 8 में से एक दो एडजस्टमेंट ये स्टूडेंट्स को डाउट में आता है, बाकी तो रेपिटेशन से होती है, नाम के लिए एडजस्टमेंट्स होती है। इसका मतलब है आपने करना क्या है इसमें, आपने करना क्या है, इन एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट अगर आपको आती है नहीं आती है वो इन मटेरियल है। आपने पूरा 100% फोकस करना है कि ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स गिवन है उनका मैं लेजर पोस्टिंग सही तरीके से कर दूं, कि ये आइटम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाती है उनको मैं वहां सही जगह पे पोस्ट कर दूं। अगर इतना भी काम अगर आप ध्यान से कर लोगे, समझो 60% तो फाइनल काउंट का क्वेश्चन आपका हो गया। ये लेजर पोस्टिंग का नीचे एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, अगर आपको आती है कि नहीं आती है। राइट। तो इसके लिए मैंने आपको पूरा पहले वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में डिटेल में बताया हुआ, उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जितने भी अकाउंट यहाँ पे शो कर रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये शो किए होते हैं, इनकी 3 तरह के ये अकाउंट हो सकते हैं। नंबर 1 होगा या तो पर्सनल अकाउंट होगा, या नॉमिनल अकाउंट होगा, या रियल अकाउंट होगा। ये 3 अकाउंट होते हैं अकाउंटेंसी में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट होंगे। और हमें ये पता है फंडामेंटली, हमने देखा हुआ है कि ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, उनको परमानेंटली क्लोज कर देते हैं उसी काउंटिंग पीरियड में जिस काउंटिंग पीरियड में उनको जनरेट करते हैं। तो मतलब इस ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो अकाउंट आएंगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में वो अकाउंट आएंगे जो नॉमिनल इन नेचर के होंगे। और जितने भी पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स होंगे वो सीधा के सीधा बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर। अब स्टूडेंट्स को एक और डाउट होता है कि ये तो डिसाइड होगा कि नॉमिनल काउंट है, अब उसका वो ट्रेडिंग काउंट के डेबिट साइड में होगा कि क्रेडिट साइड में होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए वेरी सिंपल जजमेंट है, वो क्या होती है, ये ट्रायल बैलेंस के जितने भी डेबिट साइड में आइटम्स होती हैं इनका 3 जगह पे पोस्टिंग हो सकता है मैक्सिमम। वो क्या होगा,
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और एसेट में, इन तीन जगह पे ये आ सकते हैं। और जो भी आइटम क्रेडिट साइड में शो होते हैं ट्रायल बैलेंस में, उनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? या तो होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, या प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में, या लाइबिलिटी में होगी। राइट, इसका मतलब है ये तो हमें क्लैरिटी हो गई है। अब कोई डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, रिसीव है कि गिवन है, तो आप ये देख लो वो डिस्काउंट क्रेडिट है कि वो डेबिट है। अगर वो डिस्काउंट डेबिट है तो इसका मतलब है प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आएगा। अगर वो क्रेडिट में लिखा हुआ है तो इसका वो डिस्काउंट वो रिसीव है, वो प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में आएगा। दिस इज द फंडामेंटल यू हैव टू फॉलो। क्लियर? जब आपने लेजर पोस्टिंग करनी है तो अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट को बार बार एडवाइस करता हूँ, वेरी फॉर्चुनेट कि मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। वो +1 +2 करने के बाद फर्स्ट ईयर में जब अकाउंटिंग यहाँ पे सीख रहे होते हैं, तो वही मेथड फॉलो कर रहे होते हैं जो +1 में उन्होंने सीखा होता है। वो +1 में क्या सीखते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम ढूंढते हैं, फिर ढूंढने के बाद उनकी वहां पोस्टिंग करते हैं, जीपी फाइंड आउट करते हैं, फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस के आइटम ढूंढते हैं, फिर एनपी फाइंड आउट करते हैं, फिर बैलेंस शीट के आइटम ढूंढते हैं, फिर बैलेंस शीट को मैच करते हैं। तो एक ही चीज को चार चार बारी वो करते हैं तो अपना टाइम वो कंज्यूम करते हैं। और इस तरह से करने से क्या होगा, एरर ऑफ ओमिशन जरूर होगा कहीं ना कहीं पे। इन सब को अवॉइड करने के लिए आपको मैं जो इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ, आप उसको अडॉप्ट कर लिए, आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। वो क्या है कि आपने पिक एंड चूज नहीं करना है। हमें ये पता है, कॉन्फिडेंस है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो हमने प्रोफोर्मा बना दी है, और ट्रायल बैलेंस की जो आइटम है, इनका एक ही लेजर पोस्टिंग होगा। यहाँ वो ट्रेडिंग में आएगा, या तो प्रॉफिट में आएगा, या तो बैलेंस शीट में आएगा। राइट? तो हमने क्या करना है, एक आइटम पकड़नी है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट आइटम पकड़ लिया, ड्राइंग ऑन कैपिटल। तो इनका कहाँ कहाँ पोस्टिंग होना है, वहां पोस्टिंग में करने के बाद ही फिर अगली आइटम पकड़ूंगा। राइट? तो ये 20 अगर आइटम है, और 20 आइटम में से 3 साल से 2 साल से आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तो आपको तो इतनी नॉलेज तो हो चुकी है कि आपको ये पता है कि परचेज कहाँ आता है, ये पता है कि सेल कहाँ आता है, ये पता है कि डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, ये पता है कि फर्नीचर कहाँ आता है, लाइक क्रेडिटर कहाँ आता है। किसी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होता अगर उसने थोड़ी सी भी अकाउंटेंसी थोड़ा ध्यान से पढ़ी है। तो आप खुद से क्वेश्चंस करो कि ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, कैलकुलेटर मेरे पास है, मैंने पेन पेपर से पूरा प्रोफोर्मा बना लिया है, तो इन 20 आइटम को अगर मेरे को लेजर पोस्टिंग करनी है और मैंने टिक कर लिया है जिसमें एडजस्टमेंट है, उसको पर्टिकुलर वाले कॉलम में पोस्ट करना है, जिसमें टिक नहीं है वो मैंने सीधा कहाँ शो करना है, अमाउंट वाले कॉलम में शो करना है। तो आप खुद से क्वेश्चन करिए, इन 20 आइटम को मेरे को कितना टाइम लगना चाहिए इन तीनों लेजर अकाउंट की पोस्टिंग करने में। फॉरगेट द एडजस्टमेंट, आपको आती ही नहीं आती, उस पर आपने फोकस ही नहीं करना है अभी। तो विद इन 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम कह रहा हूँ 2 मिनट, 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप इन 20 आइटम का लेजर पोस्टिंग कर दोगे, 2 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर। ये पॉसिबल है, प्रैक्टिस करके देखो, एक क्वेश्चन को 3 बारी करके देखो। परफॉर्मा आपने बना दिया है, परफॉर्मा बनाने में क्या लगना है, 4 लाइनें खींचनी है, हेडिंग डालनी है ऊपर, और आपने ये आइटम पढ़ ली है। एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं करना अभी, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है आपने। तो कैपिटल कहाँ आती है, लाइबिलिटी में आती है। ड्राइंग कहाँ आती है, डेबिट बैलेंस है, तो आप इसको यहाँ तो एसेट लिखो, यहाँ कैपिटल में से माइनस कर दो वहीं पे, राइट दे होगा। स्टॉक कहाँ पे आता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा। परचेज कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। सेल कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ट्रेडिंग का रिटर्न कहाँ आएगा, परचेज में से माइनस होगी। सेल रिटर्न कहाँ पे होगी, से, सेल में से माइनस होगी। तो ये आप वहीं से माइनस करते चलो। डेटर्स कहाँ पे आते हैं, एसेट में आते हैं। क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं, लाइबिलिटीज में आते हैं। डिस्काउंट है, दोनों डिस्काउंट गिवन है। राइट? उसके बाद बैंक लोन है, उसके बाद कैरिज इनवर्ड है, रेट है, सैलरी वेजेस है, प्रिंटिंग है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, पोस्टल एंड सैलरीज है, उसका इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंस है, फर्नीचर है, कैश है, बैंक है। तो इन आइटम को आपने पोस्टिंग जब करनी है तो कितना टाइम लगेगा आपको? तो आई आई हैव ए कॉन्फिडेंस कि आप 2 मिनट मैक्सिमम आपको दे रहा हूँ, उसमें कर दोगे। जब इतना काम कर लोगे, समझ लो 60% आपने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर दिया है।
एग्जामिनर अगर आप नीचे एडजस्टमेंट, अगर आपको 5 आती है, 3 नहीं आती है, एक नहीं आती है, एक आपने गलत एंट्री करी, तो उसी के मार्क्स काटेगा, पूरा क्वेश्चन कवर नहीं कर देगा आपका। वो आपका देखेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करने आती है कि नहीं आती है, सही जगह ब्लेजर पोस्टिंग करने आता है कि नहीं आता है, उस पर वो फोकस करेगा आपको। तो आई होप यू गेट द कॉन्फिडेंस नाउ। अब आपने करना है, ये जब पोस्टिंग कर दोगे इस तरह से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद एडजस्टमेंट्स को पढ़ो, जिनमें एडजस्टमेंट है उनको टिक कर लो, टिक करने के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक पेज पे बना लो, सामने ही उसके बैलेंस शीट बना लो। उसके बाद पिक एंड चूज नहीं करना है, एक आइटम पकड़नी ट्रेडिंग अकाउंट की, उसका जहाँ पोस्टिंग होता है वहां पोस्टिंग करते करते 15-20 आइटम होगी, सारी आपने पोस्टिंग कर देनी है। अब पोस्टिंग कर दी है, अब आपने एडजस्टमेंट स्टार्ट करनी है। वो एडजस्टमेंट का आंसर एडजस्टमेंट में ही गिवन होता है, ध्यान जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्या इसमें मतलब होता है इसका। अब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में आपको बताई है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी और एसेट में आएगी, वैसे ही हम इसको कर देंगे। और क्रेडिट परचेज है 4000 की, और मीटर टू बी इंटर इन द बुक है, तो इसका मतलब बुक्स में भी लिखा ही नहीं है, तो परचेज हमने इंक्रीज नहीं करी है, तो हमने इसको परचेज में ऐड कर देंगे। और पेमेंट अभी तक हमने करी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को भी इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग सेरी अमाउंटिंग 36,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड। व्हाट डू यू मीन अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब हो गया अनएक्सपायर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, अनएक्सपायर्ड। मतलब ये इस पीरियड से बिलोंग नहीं करता है, ये फ्यूचर पीरियड से बिलोंग करता है। यू कैन से द प्रीपेड एक्सपेंस की तरह भी हो गया इसका कैरी फॉरवर्ड का। और देखिए इस बुक में जो बेस्ट पार्ट है जो मैंने किया हुआ है, हर एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे देखो ड्रॉ, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग नोट लिखा है, ये लिखा हुआ है वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 2, ये लिखा है वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये 4, ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 8, ये वर्किंग नोट नंबर 9, ये बैलेंस फिगर आई है। तो ये नीचे देखो एक्सप्लेन किए गए हैं वर्किंग नोट, यहाँ पे वर्किंग नोट है ये 1, उस तरह से देखिए 2, उसके बाद देखिए 3, उसके 4। इसका मतलब है इस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो, अगर आप किसी आइटम को, मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग से इसे लेस किया है, तो उस लेस का रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे वर्किंग नोट में नीचे एक्सप्लेन किया होगा पूरा डिटेल में, राइट। तो ये देखिए ये एडजस्टमेंट है, वन बाय वन करके इन एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर इसको आप देखोगे सॉल्व कैसे किया गया। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है 36,000, 36,000 हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्रीपेड इसके एडजस्टमेंट कर देंगे, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस एंड द शो इन द एसेट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो ये देखिए हमने लोन लिया है 14% पर एनम के साथ से, 2 लाख का लोन है, उसका 14% करेंगे तो कितना हो गया, 28,000 रुपीज हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये देखिए 28,000 हो जाएगा। तो अभी तक हमारे पास कितना बुक्स में गिवन है, 11,000 गिवन है, तो टोटल पूरे साल का डालना है 28,000 अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, 17,000 क्या हमारे पास हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इस शॉर्ट को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है। ये आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट क्या होगी, यहाँ पे शो कर देंगे, एसेट यहाँ पे लाइबिलिटी में शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, राइट। सिंपल सी एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पर्सनल 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 परचेज ऑफ द प्रोप्राइटर अमाउंटिंग टू 6,000 हैव रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक। तो इसका मतलब है उसने क्या कर दिया है, ड्राइंग कर लिया, परचेज में एंट्री कर दिया है। तो क्या एंट्री होगी, परचेज में माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन है 10%, फर्नीचर में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में शो करेंगे। बैड डेप्ट है, डिस्काउंट लाउड है, ये सबसे सेकंड लास्ट में करनी होती है एडजस्टमेंट। तो मैंने कल वीडियो नंबर 2 में इसका डिटेल में नोट भी आपको बताया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा रिपीट भी कर दूंगा उसको। नेक्स्ट है मिस्टर अशोक इंक्लूडिंग डेटर 30,000 का है, ड्यू ड्यू फ्रॉम हिम एंड आल्सो इंक्लूडिंग द अमाउंट क्रेडिटेड 10,000 ड्यू टू हिम। उससे हमने
पैसे लेने हैं 30,000 रुपये, उसको देने कितने हैं, 10,000 रुपये देने हैं, तो इसको बोलते हैं कॉमन डेट। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, जो लीस्ट अमाउंट होता है इन दोनों में, जो छोटा अमाउंट होता है वो कॉमन डेट बोलते हैं। उस छोटे अमाउंट को डेटर में से माइनस कर दो और क्रेडिटर में से माइनस कर दो, तो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट आपने माइंड में कैलकुलेट कर ली, राइट। सिंपल सी एडजस्टमेंट है सारी ये, राइट। अब इन एडजस्टमेंट को देखो यहाँ पे प्रेजेंट किस तरह से किया गया है। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज है, सेल है, परचेज रिटर्न में से परचेज रिटर्न माइनस करी है, यहाँ से रिटर्न करी है, फिर ड्राइंग यहाँ से माइनस करी है, फिर क्रेडिट परचेज है, हमने यहाँ पे ऐड किया है इसको। उसके बाद जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी में प्रीपेड है, यहाँ कर दिया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, यहाँ कर दिया, डेप्रिसिएशन फर्नीचर यहाँ पे लिख दिया है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट करनी है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। तो इस पे मैं फिर जो कल मैंने वीडियो नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस किया था डेटर्स का, उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बार बार आती है एडजस्टमेंट। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई स्टूडेंट गलती करे इस एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड करने में। तो अगर आपने डिटेल में वीडियो नंबर 2 नहीं देखी, उसको देखिए। उसमें इस एडजस्टमेंट को बताया गया है कि डेटर में से क्या चीज़ पहले माइनस होगी, उस ऑर्डर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर वो ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो बैलेंस शीट तो आप मैच कर दोगे, पर वो गलत बैलेंस शीट मैच कर दोगे आप, राइट। जैसे एक्चुअल में होनी चाहिए वैसे मैच नहीं होगी, अगर आप डेटर्स में से डायरेक्शंस को गलत कर दोगे। तो आई विल शो यू किस तरह से। तो ये वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट नोट। ये इम्पोर्टेंट नोट किसके रिगार्डिंग था, कि ऑर्डर ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट फ्रॉम डेटर, मतलब डेटर से क्या चीज पहले माइनस होगी, फिर क्या माइनस होगा। अगर इसका ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो आप गलती कर दोगे कहीं ना कहीं। आप बैलेंस शीट तो मैच करोगे पर वो गलत मैच कर दोगे, जिसको मैंने वीडियो नंबर 2 में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले डेटर में से क्या करना होता है, करेक्ट डेटर्स हमें चाहिए होते हैं। करेक्ट डेटर्स का मतलब क्या होता है, कि हमें पता चाहिए एक्चुअल में डेटर्स बुक्स में है कितने के हैं। तो डेटर में से जितना प्लस माइनस होना होता है, बी या डिसऑनर या कॉमन डेट है, उस तरह की एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं, उसको उसको को बोलते हैं एक्यूरेट या करेक्ट डेटर्स बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेट डेटर्स बोलते हैं। अब उसमें से सेकंड, जब वो डेटा एडजस्ट करने के बाद डेटा आएंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे, वट जो भी होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बैड डेब्ट उसमें से माइनस करते हैं नंबर 2 पे, सेकंड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर पे हम बैड डेब्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा डेटर्स का, उसमें से हम डाउटफुल डेट्स की प्रोविजनिंग करते हैं, जब उसको प्रोविजनिंग कर देते हैं, उसके बाद जो डेटर पड़े बचेंगे, और लास्ट में हम करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। आप ऐसा नहीं करते हैं, कर सकते हैं कि डिस्काउंट पहले आपको गिवन है, बैड डेब्ट बाद में गिवन है, तो पहले आप डिस्काउंट माइनस कर दो, उसके बाद बैड डेब्ट माइनस कर दो, तो आपकी बैलेंस शीट तो मैच होगी, वो गलत मैच हो जाएगी। तो ये नोट को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको अकॉर्डिंगली अपनी बैलेंस शीट मैच करनी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले डेटर में से करेक्ट डेटर फाइंड आउट करने हैं, फिर बैड डेट माइनस होगा, फिर प्रोविजनिंग माइनस होगी, फिर डिस्काउंट माइनस होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है, अब मैं आपको इसको इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताता हूँ इसका क्या। देखिए यहाँ पे डेटर शो कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में कितने के शो कर रहे हैं, 2,40,000 के शो कर रहे हैं। ये 2,40,000 का शो करने का मतलब क्या है, कि इतने लोगों से हमने पैसे लेने हैं, बिजनेस ने पैसे लेने हैं, क्लियर। अब उसमें से हमें पता लगा एडजस्टमेंट करने के बाद, कि हमारा एक कॉमन रेट था 10,000 का, वो उसको हमने एडजस्ट कर लिया। अब एक्चुअल में हमें मार्केट से कितने पैसे रिलीज होंगे या रिकवर होंगे, वो 2,30,000 होंगे। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट डेटर्स हो गया। इसके बाद इसमें से अगर हमें पता चलता है कि हमें बैड डेप्ट है, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया एडजस्टमेंट में, अगर बैड डेप्ट गिवन है, तो वो बैड डेप्ट माइनस कर देंगे इसके बाद। इस क्वेश्चन में क्योंकि बैड डेप्ट है नहीं है, तो हमने यहाँ माइनस किया नहीं है। तो इसका मतलब है, इस 2,30,000 में बैड डेप्ट माइनस करने के बाद वो जो डेटर आएगा, इसका मतलब है इतने जो पैसे हैं, ये हमारे एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में हमसे रिकवर होंगे, हम इसको रिकवर कर पाएंगे।
अब उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल है नोन एज ए प्रूडेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये प्रूडेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उसके अगेंस्ट में रिजर्व्स बना सकते हो, प्रोविजनिंग कर सकते हो, पर फ्यूचर का प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो आपको ये पता है कि यार पिछले 5-6 सालों की हिस्ट्री हम देख रहे हैं, 10% तो ऐसा पैसा है जो कि रिकवर नहीं हो पाता, 10% तो डाउटफुल डेट हमारे होते ही होते हैं। तो आपने आज के प्रॉफिट में उसके इफेक्ट दिखा देना है, उसकी प्रोविजनिंग कर देनी है। जिसका मतलब 2,30,000 आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, उसमें से आप कह रहे हो कि यार ये डाउटफुल डेट का कितना यहाँ पे परसेंटाइल गिवन है, यहाँ पे परसेंटाइल गिवन है 5%। आपका क्या है? डाउटफुल डेट है, उसका हमने प्रोविजन क्रिएट करना है। तो हमने 5% किस फिगर का करना है? हमने 5% 2,40,000 का नहीं करना है। किसका करना है? करेक्ट डेटर्स का करना है। इस करेक्ट डेटर को वो कितना है? 2,30,000 है। अगर कोई बैड डेट एडजस्टमेंट में होता, उसको भी माइनस करने के बाद जो बैड डेट बचता, फिर उसका आपने 5% करना था। तो ये वो पैसा है जो मार्केट में हमने रिलीज करना है, इसका 5% कितना हो गया? 11,500 हो गया। तो ये माइनस कर दिया। तो ये 2,18,000 कौन से डेटर है? ये वो डेटर है जो 100% हमें पेमेंट करेंगे, ये 100% रिकवर करेंगे हम पैसा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट क्या होती है? डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स एंड शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में उसको शो कर देंगे, राइट? अब ये 2,18,500 हमारा जो रिकवर होना ही होना है, हमें पता है। अब इसमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब होता है कि जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं, जिनको हमने 2 मंथ क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि अगर आप प्री पेमेंट कर दो, अगर आप एडवांस में पेमेंट कर दो, पहले ही पेमेंट कर दो, 2 महीने आप वेट मत करो, पहले ही पेमेंट कर दो, तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये हमारे लिए लॉस ही है। पर इस लॉस का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल लॉस दोनों की नेचर अलग अलग है। ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं मनी जल्दी रिकवर करने के लिए, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हमें ना हो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वर्किंग कैपिटल हमारे पास रहे, ज्यादा रहे, उसके लिए हम मोटिवेट कर रहे हैं डेटर्स को कि आप जल्दी पेमेंट कर दो, हमसे डिस्काउंट ले लो, राइट? तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर। ये किस फिगर पे होता है? ये उन फिगर के ऊपर होता है जो एक्चुअल में हमें 100% श्योरिटी है कि ये मार्केट से रिकवर होगा, उन्हीं को तो हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे, राइट? तो उसके बाद डिस्काउंट माइनस करना होता है। तो ये एक ऑर्डर फॉलो करना होता है डेटर से, आपने क्या कब कैसे माइनस करना है। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे, गलत ऑर्डर फॉलो करोगे, तो बैलेंस शीट तो मैच होगी पर वो गलत मैच हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर प्रोविजन ऊपर गिवन है, तो आप 2,40,000 से प्रोविजन कर दोगे कितना? 2%। तो वो जो फिगर आएगी वो 4,370 नहीं आएगी, वो कुछ और आएगी। और आपसे एक्सपेक्टेड क्या है? आपको 4,370 का प्रोविजन करना है। आप प्रोविजनिंग किसी और चीज, कुछ और 4,500 की कर दोगे फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट तो मैच होगी, वो गलत मैच हो जाएगी। तो ये ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो इनका रीजनिंग नीचे गिवन है, ये देखिए, पूरा एक्सप्लेन किया गया है नीचे, पूरा कैलकुलेशन किया गया है नीचे, किस तरह से कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन, कैसे कॉमन डेट निकाला गया है, उसको यहाँ पे एडजस्टमेंट की गई है, ये प्रोविजनिंग की है डाउटफुल डेट्स की, पूरा यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यहाँ पे किया गया है। आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे, आपको पूरा ये समझ आ जाएगा। इसी तरह से सारे चैप्टर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। ये आज हमने किया है कि इसका सॉल्व प्रोप्राइटर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन्हीं इंस्ट्रक्शन के साथ अगर आप सारे क्वेश्चन पढ़ोगे, जो एडजस्टमेंट कहीं पे डाउट होती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, उसका क्या एडजस्टमेंट होगी। तो इसके साथ ही आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो नंबर 3 यहीं पे रिकॉर्ड रोकता हूँ। वीडियो नंबर 4 में हम पार्टनरशिप फॉर्म के फाइनल काउंट की एडजस्टमेंट सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स। जय हिंद, जय भारत। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।